हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नए वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए सफलता का एक अचूक पहल सक्सेस पॉइंट सीरीज आ रहा है। यह वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। यूट्यूब पर भी आपका वीडियो आता रहेगा। आप जहाँ चाहें वहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं। पीडीएफ और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो के अंत में टेलीग्राम से जुड़ने के लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसे ध्यान से देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, यह इकोनॉमिक सक्सेस पॉइंट के नाम से सीरीज है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दोस्त यह बता दें, क्योंकि पैटर्न एग्जाम का जो इस समय आ रहा है वो कालानुक्रम से आ रहा है, और कालानुक्रम को ध्यान में अगर नहीं रखते हैं तो यहाँ पर जो कोट के क्वेश्चन होते हैं और मिलान करने वाले होते हैं वो करने में बहुत मुश्किल। तो यहाँ पर जो टॉपिक लिया गया है वो हरित क्रांति पर लिया गया है। उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पर इस तरह लिखे गए हैं, उनको भी ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। उसके बाद योजना अवकाश आ गया था। तो आप जानते हैं, भारत चीन युद्ध जब हुआ था तो यह उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, परंतु प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे भारत चीन युद्ध के समय। ये भी पूछ सकता है कि भारत चीन युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में होती है। उसके बाद कुछ समय के लिए तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो हैं प्रधानमंत्री बनते हैं दूसरे, और 64 से 66 तक कार्यकाल उनका रहता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना ही है। उसमें भारत पाक पहला युद्ध छिड़ जाता है 1965। भारत में सूखा और अकाल भी पड़ जाता है 1965 में ही। और जब ये दौर से भारत गुजर रहा था, क्योंकि बॉर्डर पर सैनिक लड़ रहे थे और किसान खेतों में सूखे से लड़ रहा था, इस समय एक नसीहत हमारे देशवासियों को दे गई ये घटनाएं। तो भारत में सूखा का काल 1965, भारत पाक पहला युद्ध 1965। तो 1 जनवरी 1965 को एफसीआई की स्थापना की गई, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, 1 जनवरी 1965 को। कि आप पहले से ही स्टोर खाद्यान्न को करता है, जो आगामी वर्ष में अगर सूखा और आपदाओं से समस्याओं का सामना करना पड़े तो एफसीआई जो है ये खाद्य वितरण कर सकता है आपदाओं की स्थिति में। उसके बाद कृषि मूल्य आयोग 1965 गठित किया गया, इसीलिए जो बाद में परिवर्तित होकर के CACP 1985 में बदल दिया गया। आगे इसे हम कृषि के चैप्टर में विधिवत पढ़ेंगे। फिर ये जो मेन टॉपिक है हमारा, हरित क्रांति 1966-67। तो इसी समय हरित क्रांति का दौर आया भारत में। ये भारत की बात है 1966-67। इस समय पहली योजना अवकाश 66 से 69 जो चल रही थी,
उसी के टाइम पीरियड में यह पूर्ण होती है। लेकिन हरित क्रांति जो आ गई वो लाल बहादुर शास्त्री के प्रयासों से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ये भी याद रखिएगा, 1966। तो हरित क्रांति की शुरुआत क्यों हुई भारत में और विश्व स्तर पर कैसे हुई, इसके लिए हम आगे थोड़ा सीक्वेंस से देखते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग यूएसए के हैं। इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नॉर्मन बोरलॉग कृषि के क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक हैं, परंतु इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। फ्रेंड्स, यहां पर एक क्वेश्चन डालता है आयोग कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन कृषि का भी रहता है, तो लोग कृषि लगा देते हैं। ध्यान रहे दोस्त, कृषि जो है नोबेल पुरस्कार में शामिल नहीं है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में शामिल है: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शामिल है। अर्थशास्त्र छठा था जो बाद में 1968 में शामिल हुआ, छठा क्षेत्र को शामिल किया गया। कृषि क्षेत्र है ही नहीं, तो यहां से बचेंगे आप। पूछा भी गया क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का जनक अगर कहा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और शुरुआत हरित क्रांति की भारत में किस फसल से हुई, तो खरीफ की फसल से। ये भी कई बार पूछा गया है, हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल से हुई है, तो खरीफ की फसल से हुई। तो आप जानते हैं नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को जब फैटमैन और लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया। लिटिल बॉय 6 अगस्त हिरोशिमा पर, फैटमैन 9 अगस्त नागासाकी पर, जापान का जो शहर है, इस पर गिराया गया। तो वहाँ की मिट्टी यानी मृदा जो है अनुर्वर, अनुपजाऊ यानी बंजर, आज भी वहाँ पर खाद्यान्न उपजाने में दिक्कतें होती हैं। तो उस स्थिति में इस वैज्ञानिक ने ऐसे किस्म की खोज की जिसके लिए कम पानी की आवश्यकता हो, खाद की कम जरूरत पड़े, यानी उन्नत किस्म की बीज की जरूरत पड़ी। तो रिसर्च के माध्यम से इन महान वैज्ञानिक के द्वारा ऐसे गुणवत्तापूर्ण बीज की खोज हुई जिससे अधिक उत्पादन हो, कम सिंचाई करनी पड़े, खाद की कम जरूरत पड़े, ऐसे बीज की इन्होंने खोज की। और भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या और भारत में सूखा और अकाल का कारण इस उन्नत किस्म बीज का मांग किया। तो अमेरिका से ये उन्नत किस्म के बीज भारत के शुरुआती दौर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये लाया गया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्त, यानी हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी वाले क्षेत्र। तो पंजाब आप पेट के पेपर में आपने देखा होगा, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। ये आप समझ गए होंगे, पंजाब वहां पर ऑप्शन था। आगे देखते हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत मुख्यतः 5 फसलें आती हैं। 5 फसलें कौन सी हैं? तात्पर्य है हरित क्रांति का संबंध मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन से वो जो 5 फसलें थी, कौन थी? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। उत्पादन में सर्वाधिक जोर दिया गया गेहूं पर दिया गया। सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल जो है
और सर्वाधिक निर्यात जो भारत जिस फसल का करता है कौन सा है? चावल है। लेकिन सर्वाधिक लाभ किससे प्राप्त होता है? गेहूं से, क्योंकि गेहूं के आटे से मैदा, पाव, मतलब तरह तरह के खाद्यान्न सामग्री बनाई जाती है। हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी यूपी में हुई। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? जैसे मैंने आपको बताया, कम उर्वरक की आवश्यकता पड़े, कम सिंचाई की जरूरत हो और अधिक उत्पादन हो। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है निम्न विकल्पों में से? ए में कम उर्वरक, बी में कम सिंचाई, सी में अधिक उत्पादन। इस तरह के बना के डी में सभी, या ए और बी ऐसे कर सकता है। तो इसमें आप ध्यान देंगे, चावल उत्पादन में गणराज्य राज्य जो है पश्चिमी बंगाल है, लेकिन गेहूं उत्पादन में भी देखा जाए तो यहां पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। हाँ फ्रेंड्स, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है, परंतु प्रति हेक्टेयर की दर से देखा जाए तो चावल व गेहूं उत्पादन में दोनों में पंजाब पहला स्थान प्राप्त करता है। प्रति हेक्टेयर की दर से हम जानते हैं, यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम क्षेत्रफल में ज्यादा उत्पादन पंजाब करता है। उत्तर प्रदेश के पास क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए कुल औसत या कुल उत्पादन कर सकते हैं, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान, चावल उत्पादन में पहला स्थान पश्चिम बंगाल है। परंतु प्रति हेक्टेयर अगर आ जाए वर्ड तो आप पंजाब लगाइएगा। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह भी 1966 से 67 में शुरुआत हुई। क्यों ऐसा लाना पड़ा? इसके लिए इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या है? आप जानते हैं कोई भी किसान एक फसल को ज्यादा नहीं उपज करेगा, अगर सारे किसान एक ही फसल का उपज करे तो फसल की मांग मार्केट में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और लोगों की दाम भी नहीं निकल पाएंगे, लागत मूल्य भी नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए सरकार को आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं 1929 में वैश्विक मंदी आ चुकी थी। मंदी का मतलब आप जानते ही हैं, लोगों का लागत मूल्य निकलना भी मुश्किल पड़ गया। तो सरकार द्वारा एमएसपी जारी की गई 1966-67 में, क्योंकि आप जानते हैं हरित क्रांति जब जोर दिया गया तो एमएसपी लाना होगा, नहीं तो किसान कैसे उपजाएंगे? क्योंकि पीछे वो भुगत चुके हैं कि अधिक उपजाएंगे, मार्केट में खरीदारी नहीं होगी, फसल नष्ट हो जाएगी, लागत भी नहीं होगा निकलेगा। तो फिर ऐसे सोच करके एमएसपी सरकार द्वारा लाई गई। और इस समय दौर में देखा जाए तो इंदिरा गांधी का शासनकाल आ चुका है, क्योंकि 24 जनवरी 1966 से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रधानमंत्री और पंचवर्षीय योजनाओं का कालक्रम जो यानी 1947 से लेकर के आज वर्तमान 2024 यानी 25 लग गया है, यहाँ तक कि सारी योजनाओं को एक सीक्वेंस के तौर में लक्ष्य, उद्देश्य, मॉडल, प्राप्तियां और प्रधानमंत्री का सिस्टमेटिक तौर पर वीडियो पंचवर्षीय योजना का तैयार किया गया है। टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो एमएसपी लाने के लिए है कि एक लोएस्ट कास्ट जो प्राइस है फसल का रखना होगा, जिससे सरकार क्या होती है, क्या उस रेट पर सरकार जो होती है फसल को खरीदती है। कितनी भी मंदी आ जाए तो खरीदेगी, उसी एवज में आपको एमएसपी जारी करती है। तो किसान भी फसल को उपजाएंगे क्योंकि सरकार खरीदेगी, और इससे कम रेट में खरीदेगी नहीं, क्योंकि उसने एमएसपी वर्ष भर में 2 बार एमएसपी जारी की जाती है, एक खरीफ की फसल के लिए और एक रबी की फसल के लिए। ये जो रबी की फसल हम बो रहे हैं उसके पहले जारी कर दी जाएगी कि आगे जो ये कटेगी, उपज होगा तो खरीद कितने में होगी। इसी तरह खरीफ की वर्ष में 2 बार,
एक खरीफ के लिए, एक रबी की फसल के लिए एमएसपी जारी की जाती है। तो कुल मिलाकर के खरीफ और रबी मिलाकर के 22 फसलों की एमएसपी जारी इस समय भारत में वर्तमान में जारी की जाती है। तो गन्ना क्या है? एफआरपी आप यहां पर देख रहे हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटरी प्राइस, उचित व लाभकारी मूल्य। ये गन्ने की फसल के लिए जारी किया जाता है। एमएसपी नहीं है फ्रेंड्स, ये एफआरपी है, लेकिन ये साथ में जारी किया जाता है। एफआरपी गन्ने के पूछा जाएगा, गन्ने की फसल के लिए क्या जारी होता है? एफआरपी। एफआरपी किस फसल के लिए जारी किया जाता है? गन्ने की फसल के लिए। तो एमएसपी 22, एफआरपी ए। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, 22 नहीं देकर 23 देता है, ये साथ ही जारी होता है। तो ऑप्शन में आप क्या करेंगे, एमएसपी अगर 22 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो 23 लगा सकते हैं, नहीं तो एमएसपी केवल 22 फसलों के लिए ही जारी होता है। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स हरित क्रांति और एमएसपी के बारे में। और इस पीडीएफ को अगर पाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट लें, और वीडियो भी साथ में पा जाएंगे, मिनिमम चार्ज के साथ है। इसी व्हाट्सएप नंबर पर 8423446622 पर आपको इकोनॉमिक्स सक्सेस पॉइंट पेड ग्रुप लिख कर भेजना है। साथ में स्क्रीनशॉट भी गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के द्वारा किया गया भुगतान शुल्क का। ऐसे सारे वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे।